हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं संतोष कुमार आज आपको थॉमस अल्वा एडिसन जो महान वैज्ञानिक थे उनकी जीवनी का दूसरा भाग बताने जा रहा हूं, जिसमें उनकी युवावस्था के बारे में है और उनकी बुढ़ापे के बारे में है, जिस दौर में वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं बिजनेसमैन के रूप में भी और दुनिया भर में उनकी पहचान बढ़ती है ना। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये जाना कि उनका बचपन कैसा था, तो आज हम बात करते हैं कि उनकी युवावस्था कैसी थी। तो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये जो गृह युद्ध हुआ, तो इस दौरान थॉमस अल्वा एडिसन एक शहर से दूसरे शहर गए। अब बात आती है मन में कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो एक्चुअली में जहाँ भी एक टेलीग्राफ ऑपरेटर की आवश्यकता होती तो वो वहाँ कुछ दिनों के लिए काम करते। वे हमेशा चीज़ों को तेज़ और बेहतर बनाने की टेक्निक सोचा करते थे। तो युद्ध के बाद उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया। उन्हें उम्मीद थी कि ये जो मशीन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन कांग्रेस ने उसका उपयोग नहीं किया। तो अगर आप कोई चीज़ बनाओ, उसको प्रॉपर एप्रिसिएशन ना मिले, सपोर्ट ना मिले, तो कभी कभी मन उदास हो जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ एडिसन के साथ हुआ कि उन्होंने ना प्रण ले लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं कभी कोई ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा जिसे उपयोग में ना लाया जा सके। उन्होंने क्या प्रण किया कि मैं कभी भी ऐसे कोई इन्वेंशन नहीं करूँगा जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ना किया जा सके। और उसके बाद से उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आविष्कार किया जो लोगों के लिए उपयोगी थी, है ना। उन्होंने व्यापार में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने न्यू जर्सी के नेवार्क में अपनी पहली वर्कशॉप खोली। न्यू जर्सी, वहाँ पर उन्होंने मैरी स्टाइलवेल से मुलाकात होने के बाद उनसे उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए। एडिसन अपनी वर्कशॉप में हमेशा नया प्रयोग करते रहते थे। ये तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं ना। उन्होंने अपने स्वयं के आविष्कारों पर भी काम किया। उसमें कई सारे इन्वेंशन को उन्होंने इम्प्रूव किया, अगला वर्जन बनाया जो पहले से बेहतर था। उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों में भी सुधार करने का काम किया। अब जैसे कि टाइपराइटर की कुंजी, टाइपराइटर की जो कुंजी थी, टाइपराइटर के जो कीज होते हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन प्रिंट करने का ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इसको हल करने का रास्ता निकाला। तो अब के बाद से वो जो टाइपराइटर है वो स्ट्रेट लाइन भी बना सकती थी। इन दिनों एडिसन इतने व्यस्त थे कि अब उन्हें एक बड़ी प्रयोगशाला की आवश्यकता थी, है ना। वो काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, तो अब उनको एक बड़ी लेबोरेटरी चाहिए थी। उन्होंने फैसला किया कि उनकी जो नई प्रयोगशाला होगी जहां वो एक्सपेरिमेंट किया करेंगे, ये न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में होगी। तो यही वजह है बच्चों कि कई बार हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन को मेनलो पार्क का जादूगर, मैजिशियन ऑफ द मेनलो पार्क के नाम से भी जानते हैं। इस समय जब लोग टेलीफोन पर बात करते थे तो वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से सुन नहीं पाते थे, है ना। वॉइस की ऑडिबल क्वालिटी शायद बहुत अच्छी नहीं रही होगी। तो एडिसन ने सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसा रास्ता निकालें कि लोगों को बिना चिल्लाए, जैसे कि नॉर्मल वॉइस में बात होती है, घरों में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी टोन में, उसी इंटेंसिटी में बात करें, और दूसरे पक्ष में जहाँ पर कोई सुनने वाला है उस टेलीफोन के रिसीवर को हाथ में पकड़े हुए, उसे वो बात साफ साफ सुनाई दे। अब ज़रा सोच करके देखो, आजकल तो ये पॉसिबल है ना कि आप मोबाइल पर बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में बात कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका से बात हो रही है तो आपको चिल्ला करके बातें करना हो रहा है, और अपने शहर से पास के शहर में बात करनी हो तो धीमी आवाज़ में बात करनी है। नहीं, अब तो ये ऑप्शन है कि भाई दोनों ही जगह पर आपकी वॉइस क्वालिटी सेम हो सकती है, बस नेटवर्क सिग्नल प्रॉपर होने चाहिए, ये बात होती है। एक दिन एडिसन ने एक तस्वीर खींची और उसे उन्होंने अपनी कार्यशाला में, अपनी वर्कशॉप में एक स्टाफ को दे दिया। एडिसन ने पूछा कि क्या यह मशीन बनाएं? तो उस आदमी ने कहा कि वो मशीन क्या करेगी? तो एडिसन ने कहा कि ये मशीन बातें करेगी। तो अब एडिसन ने
सॉरी। तो एडिसन ने अपने स्टाफ से कहा कि भाई ये बात करने वाली मशीन बनाओ। तो उस स्टाफ ने मशीन बनाई और उसके बाद वो एडिसन के पास में लेकर के गया। एडिसन ने मशीन में बोला कि मैरी के पास छोटी भेड़ थी। क्या कहा कि मैरी के पास छोटी भेड़ थी। भेड़ किसे बोलते हैं? वही लैम्ब शिप। मशीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और कुछ भी नहीं हुआ। एडिसन ने फिर से बात की और मशीन से थोड़ी आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? कि मैरी के पास छोटी भेड़ थी। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार कर लिया, ऐसी मशीन जो आवाज़ को रिकॉर्ड कर रख सकती थी, है ना, और बाद में दोबारा प्ले कर सकती थी। इस मशीन का नाम दिया फोनोग्राफ। उस समय कुछ शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई से रोशनी जलाने का काम होता था कि भाई सड़कें हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वहाँ पर लाइट कैसे होगा जब वहाँ पर ट्रैफिक हो, दिन में, रात में, शाम में, और अगर रात में सही से दिखाई ना दे तो एक्सीडेंट होने के डर होते हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। घरों में इस्तेमाल होने के लिए ये साधन बहुत बड़ा था। तो एडिसन एक छोटा इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब बनाना चाहते थे जिसे हम आसानी से अपने घरों में जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसे लगा सकें। और वो चाहते थे कि ये इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब ऐसी हो जिसे हर घर में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके लिए एडिसन को क्या करना पड़ा होगा? उन्हें दिन रात काम करना पड़ा, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक नई चीज़ बनाना चाहते थे ना, और हर बार नई चीज़ को बनाने में अक्सर काफ़ी काम करना होता है। उन्होंने बार बार प्रयोग किया। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे कि जो एक छोटे से ग्लास ग्लोब के अंदर में लाइट पैदा कर सके, है ना। अपने प्रयोग के लिए उन्होंने अनेक लोगों को दुनिया भर में उसके लिए जो एप्रोप्रिएट मटेरियल होता है वो ढूंढने के लिए भेजा। उन्होंने बार बार कोशिश की और अंत में उन्हें एक धागे का उपयोग करने का तरीका मिला और उससे दुनिया में रात को प्रकाश चमका। यह एक जादू की तरह था और जल्द ही एडिसन के बनाए हुए लाइट बल्ब लोगों के घरों में जलने लगे। लोगों का घर रोशनी से जगमगा गया। तो एडिसन को इसके बाद से मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाने लगा। तो लाइट बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब की खोज एडिसन की लाइफ में बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसको लेकर के उन्हें अपने शहर में, अपने देश में, दुनिया भर में अच्छा रिकॉग्निशन, अच्छा रिस्पांस मिला। आगे चल कर के जब एडिसन की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो न्यू जर्सी में वेस्ट ऑरेंज गए। वहाँ उन्होंने एक और प्रयोगशाला बनाई जो पिछली की तुलना में और भी बड़ी थी। अब उनका समय प्रयोगशाला में ही बीतता था। कुछ साल के बाद में वो मीना मिलर से मिले और उनसे उसकी दूसरी शादी हुई। उनके 3 और बच्चे पैदा हुए। थॉमस अल्वा एडिसन इतनी मेहनत करते थे कि कहते हैं कि उनके लिए ना अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलता था, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। पर हर साल में एक दिन वो अपने फैमिली के साथ में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया करते थे और वो हर साल 4 जुलाई को अपने परिवार के साथ में पूरा समय बिताया करते थे। एडिसन ने दोस्त बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उनके बहुत कम ही दोस्त ऐसे थे जो काम के अच्छे दोस्त थे। इनमें से एक दोस्त का नाम है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम आता है ना फोर्ड कार कंपनी के सिलसिले में, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहते हैं कि ऑटोमोबाइल की दुनिया में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। तो जैसे जैसे साल बीतते गए एडिसन अपने आविष्कारों पर काम करते रहे। उन्होंने पहली चलती तस्वीर मोशन पिक्चर वाला मशीन बनाया। उन्होंने अन्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों में और भी ज़्यादा सुधार किया। एडिसन कहते थे कि मुझे अपने काम के हर मिनट बहुत पसंद हैं। आगे चल कर के जब वो बूढ़े हो गए तभी उन्होंने आराम करने का निश्चय किया और तभी जा कर के उन्हें आराम करने का समय मिला। कभी कभी वह मछली पकड़ने जाया करते थे, कभी कभी वह हेनरी फोर्ड की कारों में सवारी कर लेते, लेकिन अब वो अक्सर घर पर ही रहते थे। कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल बल्ब का आविष्कार होने के बाद में हेनरी फोर्ड ने अपने महान दोस्त थॉमस अल्वा एडिसन के लिए
एक ग्रेट म्यूजियम बनाने का फैसला किया। तो म्यूजियम के एक हिस्से के रूप में श्री फोर्ड ने मेनलो पार्क प्रयोगशाला की तरह ही एक बड़ी प्रयोगशाला बनाई और हेनरी फोर्ड ने म्यूजियम के लिए एक ट्रेन भी खरीदी। देखो, तो ये तो एक उदाहरण देने की बात है ना, दोस्ती की मिसाल देने की बात है ना, कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए एक पूरा का पूरा म्यूजियम ही सेटअप कर दिया और उसमें उन्होंने एक ट्रेन भी रखी। अब ये ट्रेन कैसी थी? वो ट्रेन उस ट्रेन जैसी थी जिस पर एडिसन ने 12 साल की उम्र में काम किया था। तो हेनरी फोर्ड ने ऐसी वाली ट्रेन बनाई एडिसन की बचपन की मेमोरीज को जिंदा रखने के लिए। बैगेज कार में एक छोटी सी प्रयोगशाला का निर्माण भी किया गया और जब थॉमस अल्वा एडिसन ने इसे देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मेरी पुरानी प्रिंटिंग प्रेस भी है। तो है ना बड़ी मज़ेदार बात कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की याद में जीते जी इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया। तो 84 इयर्स की एज में थॉमस अल्वा एडिसन का वेस्ट ऑरेंज में निधन हो जाता है। मेनलो पार्क के जादूगर ने प्रकाश बल्ब और फोनोग्राफ का आविष्कार करके दूसरों के जीवन को सदा के लिए बदल दिया था। उनकी मृत्यु के बाद अन्य वैज्ञानिकों ने उनसे इंस्पायर होकर के और भी अजीब और भी अद्भुत चीज़ों का आविष्कार किया। ऐसे पुरुष सभी युगों में होंगे जो हमेशा अद्भुत चीज़ों का आविष्कार करेंगे, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन की तरह का कोई दूसरा नहीं होगा जिसने स्कूल में इतना कम समय बिताया। स्कूल कॉलेज में वो उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आविष्कार से, अपनी इन्वेंशन से इस दुनिया को इतनी सारी चीज़ें दी हैं। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी का दूसरा भाग, जिसमें हम लोगों ने उनके बड़े होने की बात पढ़ी, उनकी शादी के बारे में, उनके इलेक्ट्रिकल बल्ब, फोनोग्राफ जैसे आविष्कार के बारे में पढ़ाई की। तो मेरे ख्याल से तो थॉमस अल्वा एडिसन का पूरा जीवन, ख़ास तौर पर इनका जो बचपन है और इनकी जो युवावस्था है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है लोगों को प्रेरित करने के लिए, कि हम सब लोगों के मन में इच्छा होनी चाहिए कि भाई आखिर ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ काम कैसे करती है और ये चीज़ ऐसा काम कैसे कर सकती है और क्या हम ऐसा काम करने वाली चीज़ बना सकते हैं क्या? यही जिज्ञासा, यही क्यूरियोसिटी आपके अंदर में एक साइंटिस्ट को जन्म देती है कि जब आप अपनी उस क्यूरियोसिटी पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन का ये दूसरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने पहला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको थॉमस अल्वा एडिसन के बायोग्राफी की, उनकी जीवनी के दोनों भाग ज़रूर ही देखने चाहिए, सुनने चाहिए। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है ना। जिन बच्चों का इंजीनियरिंग में, साइंस में इंटरेस्ट है वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर डालना कि अब आप और किस साइंटिस्ट के बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हो, उनकी लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। मैं कोशिश करता हूँ थोड़े दिनों में ऑडियो विजुअल लेक्चर्स भी बनाऊँ, विजुअल्स भी होंगे, पिक्चर्स भी होंगे, वीडियो भी होंगे। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।